हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज के वीडियो में वो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो मैट्रिक का 10th का एग्ज़ाम होने वाला उसमें हो सकता है कि वो आपको आ जाए। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से जितने भी क्वेश्चन हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर ही मैट्रिक या बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। तो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, धमनी और सीरा में दो अंतर बताएं। आपको जो धमनी होता है और सीरा, इसमें दो अंतर बताना है। हम आपको आंसर में 4-5 अंतर बता देते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 4-5 बता देते हैं। पांचों में से जो आपको सही लगे, जो आपको आसानी से याद हो जाए, तो आप उसको लिख दीजिएगा। वैसे तो पांचों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब दो पूछ रहा है तो आप दो ही दीजिएगा, एक्स्ट्रा मत लिख दीजिएगा कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। कभी कभी वो पूरा का पूरा आंसर आपका कट कर दिया जाता है। तो दो अंतर बोल रहा है, तो हम यहाँ पे उसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे हमने दो भागों में बांट दिया, एक तरफ धमनी के बारे में लिखेंगे, एक तरफ सीरा के बारे में। धमनी की भित्ति यानी कि दीवार, जो धमनी की दीवार होती है वो लचीली एवं मोटी होती है। सीरा की दीवार क्या होती है? पतली और लचीली होती है। लचीली दोनों होती है, लेकिन धमनी की दीवार मोटी होती है और इसकी पतली होती है। दूसरा इसमें अंतर, धमनी की जो गुहिका है वो संकरी होती है, सीरा की गुहिका चौड़ी होती है। ठीक है। तीसरा अंतर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे दो ही अंतर पूछा था, तो हम आपको यहाँ पे तीसरा भी बता देते हैं। तीसरा में है, धमनी क्या काम करती है, धमनी दिखती कैसी है? धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होती है, ठीक है, तो उसके कारण ये लाल दिखाई देती है। ठीक है। सिराओं के रक्त में CO2 उपस्थित होता है, तो इसके कारण ये नीला दिखाई देता है। ठीक है, इस चीज़ को फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। चौथा जो इसका अंतर है इन दोनों के बीच में, वो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चौथा अंतर देख सकते हैं। चौथा अंतर है कि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं और सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, पांचवा जो इसमें अंतर है कि धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सिराओं के आयतन में परिवर्तन होता रहता है। सिराओं के आयतन में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, लेकिन धमनी के आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। ये 5 अंतर हमने आपको बता दिया, लेकिन शॉर्ट में देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके अलावा हम आपको 2-3 और अंतर बता देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन दे रहा है कि 2 अंतर बताइए, तो आप उस 2 लाइन में एक परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये तो 5 अंतर हमने आपको अलग अलग करके बता दी। आप इसमें से चाहें, आपको आसानी से आप उत्तर दे पाएँ, इसके लिए हमने आपको यहाँ पे 5 अंतर बताएं। हम आपको अब 2 लाइन में इसका आंसर देते हैं। 2 अंतर है तो 2 अंतर ही हम आपको मेन बता देते हैं। ये भी आपका मेन ही है, लेकिन उसमें मेन क्या है कि जैसे इसमें अलग अलग ये चीज़ है, उसमें आप एक लाइन में उसका आंसर देंगे तो वो एक सटीक आंसर होगा, ताकि अगर कॉपी चेक करने वाले के हाथ में आपके कॉपी जाए तो वो देख के समझ जाए कि इस स्टूडेंट्स का कॉपी परफेक्ट है। ठीक है, आंसर्स का, राइटिंग का कॉपी चेक करने वाले पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। चलिए, तो उस इम्पॉर्टेंट जो लाइन है इसका, धमनी और सीरा में अंतर जो है, उस इम्पॉर्टेंट लाइन को हम देख लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अंतर एक तरह से आप कहें कि एक लाइन में हम आपका वो अंतर क्लियर हो जाएगा। तो 2 अंतर जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको 2 सटीक अंतर यहाँ पे मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये धमनी का है और ये सीरा का। ठीक है, ये धमनी का है और ये सीरा का। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसका कार्य क्या है कि ये शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है।
लेकिन सीरा क्या करती है, ये अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। धमनी में क्या है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, यानी कि धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को हार्ट से लेता है और पूरे शरीर में ले जाता है। लेकिन सीरा क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड होता है, उसको विभिन्न शरीर के हिस्से से हृदय की ओर ले आता है, ले नहीं जाता है, ले आता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, और वो अपवाद ये है कि परंतु फुफ्फुस धमनी, एक फुफ्फुस धमनी होता है, एक अपवाद है जो अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि ये जो अशुद्ध या विऑक्सीजनित जो रक्त है, ये फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। कौन, फुफ्फुस धमनी। लेकिन ये एक अपवाद है, ठीक है, लेकिन इसको आपको अपने आंसर में क्लियर कर लीजिएगा। और इसमें एक अपवाद है कि फुफ्फुस शिराएं जो होती हैं वो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। ऊपर आपने पढ़ा कि हृदय से शरीर में जाता है और एक पूरे शरीर से हृदय में आता है, लेकिन इसमें क्या है कि फेफड़ा से हृदय में और एक में हृदय से फेफड़ा में, रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है और रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ये विऑक्सीजनित को और ये ऑक्सीजनित को, दोनों का काम एक ही है, फेफड़ों से हृदय में ही ले जाती है, लेकिन एक में अशुद्ध रक्त जाता है और एक में शुद्ध जाता है। लेकिन इसमें सीरा जो है, ऊपर आपने पढ़ा, उसमें अशुद्ध है, लेकिन यहाँ अपवाद है कि इसमें शुद्ध ही जाता है। दोनों में अपवाद जो है एक दूसरे का उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ये एक आपका अंतर एक सटीक हो गया। दूसरा है कि धमनी की जो दीवारें होती हैं वो लचीली एवं कपाटहीन होती हैं, मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, कपाटहीन होती हैं धमनी की दीवारें। ठीक है, सिराओं की दीवार जो है धमनी की अपेक्षा पतली होती है, लेकिन सिरा में कपाट होता है। यही चीज़ आपको जो हमने पहले अंतर बताया, जिसमें आपको 5 अंतर हमने बताया, उसमें ये चीज़ अलग अलग था। और वो आंसर आपने बहुत सारे वीडियो में भी देखा होगा। अगर आप सर्च मार करके वीडियो को सर्च करके निकालिएगा तो आपको उस टाइप के आंसर्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये आंसर आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिलेगा। ये एक सटीक अंतर है, अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और ये आंसर लिखेगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि इस आंसर से आपको 2 मार्क्स पूरे ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सटीक आंसर है। ठीक है, तो ये गारंटी है कि इसमें आपको फुल मार्क्स, जो 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी धमनी और सिरा में अंतर देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है कि लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण विधि का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर आपको लॉन्ग में आता है। ठीक है, ये आपको लॉन्ग में ज़्यादातर आता है। 5 नंबर का क्वेश्चंस होता है ये। जो क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर के, उसमें ये पूछता है। तो पहले तो हमें बताना है कि लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो आप इस यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं कि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें 22 जोड़े जो क्रोमोसोम हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है। जैसा कि हमने आपको बार बार कहा है कि मेरे चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। इस साल तो मैंने कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं अपलोड किया अपने चैनल पे, लेकिन अगले साल देखा जाएगा, लेकिन इस साल तो नहीं है। लेकिन जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें अगर कोई ऑब्जेक्टिव रहता है तो हम आपको उसमें बता देते हैं। तो देखिए, 22 जोड़े जो एक ही प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग होता है, वो एक ही प्रकार का नहीं होता है। 22 जोड़े एक ही प्रकार के होते हैं, जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग आकार का होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका पक्का हो गया कि लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो लिंग क्रोमोसोम होता है यही आपका लिंग निर्धारण विधि करता है। लिंग निर्धारण के लिए यही लिंग क्रोमोसोम, जो 23वां जोड़ा लिंग क्रोमोसोम है उसको जो 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है क्रोमोसोम, उसी को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और लिंग क्रोमोसोम ही लिंग निर्धारण करता है, वही उसके लिए उत्तरदायी है। अब ये लिंग क्रोमोसोम होते कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है X और दूसरा होता है Y। ठीक है, तो जो X है वो मादा में पाया जाता है। ठीक है,
मादा में XX पाया जाता है, Y जो है वो नर में पाया जाता है XY। तो 22 जोड़े क्रोमोसोम तो एक होते हैं, तो ये जो अलग अलग क्रोमोसोम है 23वां जोड़ा, तो मादा में XX और नर में XY होता है। तो यही दोनों जो क्रोमोसोम हैं अलग अलग, यही लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अब हम लिंग निर्धारण विधि कैसे है जो वर्णन करने को कहा गया है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, लिंग क्रोमोसोम तो आपने देख लिया, अब है हमारा लिंग निर्धारण विधि। लिंग निर्धारण विधि से पहले आपको ये भी समझ लेना है कि लिंग निर्धारण कहलाता क्या है ना। तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। तो पहले बहुत ये प्रचलित था कि लोग टेस्ट करवा के पता कर लेता था, तो ये क्या हो गया है, अब हमारे देश में बैन कर दिया गया है, क्योंकि उससे भ्रूण हत्या बढ़ गया था हमारे समाज में, और इस चीज़ को बंद करने के लिए हमें लिंग निर्धारण जो टेस्ट है वो बंद करना था। हमारे देश में ये चीज़ बैन कर दिया गया है। तो लिंग निर्धारण किसे कहते हैं ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए, यहीं से लिंग निर्धारण विधि भी शुरू हो रहा है कि जिस बच्चे में पिता पक्ष से X गुणसूत्र। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं X और Y दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं ना, अलग अलग 23वां जोड़ा। तो नर में जो है, नर में होता है XY, ठीक है, और ये जो X है, X और Y ये तो दो हो गया, लेकिन नर में जो है वो XX पाया जाता है। नर में क्या पाया जाता है, सॉरी XY पाया जाता है, ये नर में पाया जाता है, और मादा में XX पाया जाता है, मादा में XX पाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होता है, अगर नर से X लेके और मादा का X मिलता है तो जो शिशु होता है वो लड़की होती है, लेकिन मादा का X और नर का अगर Y क्रोमोसोम मिल जाता है तो जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है वो लड़का होता है। ठीक है, क्लियरली आप इसको समझने के लिए आपको एक फिगर भी बनाना होगा। इसका मतलब पूरा आंसर इसको परफेक्ट करने के लिए आपको एक फिगर भी बताना होगा। ठीक है, उस फिगर के थ्रू आप ये आंसर और क्लियर हो जाता है। तो मेन लिंग निर्धारण विधि में आपको बस इतना ही लिखना है कि जिस बच्चे में पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होता है वह शिशु लड़की होती है, तथा जिस बच्चे में पिता पक्ष से Y गुणसूत्र सम्मिलित होता है वह शिशु लड़का होता है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि वह शिशु लड़का होता है। आपको पहले ऊपर वाले इसके पहले थोड़े से वीडियो में यहीं तक दिख रहा होगा, नीचे बस यही एक लाइन था कि वह शिशु लड़का होता है। चलिए, अब एक फिगर जो है उस फिगर को भी हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लिंग निर्धारण विधि को आप इस फिगर के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। नर में कितने क्रोमोसोम होते हैं और मादा में कितने क्रोमोसोम होते हैं ये तो हमें पता हो गया। कितने होते हैं, 22 क्रोमोसोम होते हैं। उसके अलावा एक 23वां जोड़ा होता है जो अलग होता है। तो 22 यानी कि 44 गुणसूत्र दोनों में हुए, है ना। उसके अलावा एक होता है इसमें XY और एक होता है XX। मादा में सिर्फ X गुणसूत्र पाया जाता है और नर में XY दोनों पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम अलग करें तो इसमें हो गया आपका 22, क्योंकि 44 है, 22 जोड़े होते हैं और इसमें 2 क्रोमोसोम है, तो 22 के अलावा इसमें हो गया X और इसमें हो गया Y, हो गया ना। और मादा में क्या है, 22 के अलावा X और X, यही 2 होते हैं। अब यही दोनों मिलकर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो वो कैसे होता है वो भी आप देखिए। यहाँ पे है 22, है ना, ये 22 और X को लिया गया, और ये जो है यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं तो 22 कितना हुआ, 44, और 44 के अलावा क्या मिला, X और X, तो XX मिलकर क्या निर्माण होता है, लड़की का, है ना, यानी कि मादा। क्लियर है। अब यहाँ पे है Y, ठीक है, 22 और Y, यानी कि अब यहाँ से एक Y लिया गया और यहाँ से अगर एक X लिया गया तो हमारा क्या होगा, 22 22 44, और उसके अलावा हमारा क्या हुआ,
प्लस एक्स और वाई, यहाँ का वाई और यहाँ का एक्स है ना, मिला तो एक्स वाई, और ये हो गया नर का। और यही प्रोसेस अगर इधर साइड होता है तो भी वही काम होगा, इधर का x और इधर का x होगा तो 44 प्लस XX तो वो मादा, और इधर से y और इधर से x और 22 यानी कि 44 प्लस XY तो नर, यानी कि इधर से ये क्रोमोजोम मिले या फिर इधर से ये क्रोमोजोम मिले, दोनों का फल एक ही आता है ना। जो यहाँ पे निर्माण होता है वो नर और मादा का ही होता है। तो मेन प्रोसेस यही था। आप यही चीज़ इधर भी कर सकते हैं, वो भी हम दिखा देते हैं आपको करके। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस इधर भी करके दिखा दिया गया है ना। तो यहाँ पे अगर x लिया गया और इधर से y लिया गया, फिर यहाँ पे एक x लिया गया और इधर से x लिया गया, तो मादा और नर, यही आपका लिंग निर्धारण विधि है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा लिंग निर्धारण विधि, ठीक है, लिंग निर्धारण विधि। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आगे और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि श्वसन और दहन में दो अंतर बताना है। तो दो अंतर आपको यहाँ पे बताना है। तो दोनों अंतर हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं कि श्वसन इधर आप लिखेंगे और इधर दहन लिखेंगे। अंतर आपको दो तरीके से बताया है हमने। अगर आपने नहीं देखा है पहले का वीडियो तो हम बता देते हैं कि आप चाहें तो दो भाग में बांट करके भी अंतर बता सकते हैं, या फिर श्वसन का जिस पार्ट को आप लिख रहे हैं वो लिख के आप लिखेंगे कि जबकि। जैसे श्वसन में क्या होता है कि श्वसन एक स्वजैव नियंत्रित प्रक्रिया है ना। जो श्वसन है वह स्वजैव नियंत्रित प्रक्रम है, जबकि दहन में क्या है, ये एक अनियंत्रित प्रक्रम है, ठीक है। तो आप जबकि लिख के और फिर दहन को लिख सकते हैं। इस तरह से दो भाग में ना बांट के लिखना चाहें आप तो नहीं लिखें, आप जबकि करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो आपका है कि श्वसन एक स्वजैव नियंत्रित प्रक्रम है, नियंत्रित प्रक्रम है। और दहन क्या है, दहन जो है ये एक अनियंत्रित प्रक्रम है, यह एक अनियंत्रित प्रक्रम है। दूसरा जो इसमें अंतर है, सेकंड जो इसमें अंतर है वो ये है कि यह एक मंद प्रक्रिया है। इसमें जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। ये एक मंद प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है, इसमें तो मंद होता है और इसमें तीव्र होता है, तेजी से। यह एक तीव्र प्रक्रिया है। बायोलॉजी में या फिर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, इन सब सब्जेक्ट्स में अंतर वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो तीसरा हमारा प्रश्न है वो भी हमने देख लिया। श्वसन और दहन में दो अंतर लिखना था, वो भी हमने लिख लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आगे का प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। जो पाचक एंजाइम होते हैं कहाँ होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं, है ना। होते हैं नहीं, स्रावित होते हैं। कहाँ से, अग्नाशय ग्रंथि से। तो ये जो पाचक एंजाइम है ये हमारे अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और इनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो सारे आपको इस आंसर में लिखना होगा, ठीक है। चलिए इसका उत्तर हम लिख के आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले लिखना होगा कि पाचन एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फुल मार्क्स लेना है तो आपको ये सब लिखना होगा। ये कितने होते हैं, तो ये निम्न होते हैं। 4 नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है कि ये निम्न होते हैं। कौन, पाचक एंजाइम। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है कीमोट्रिप्सिन, तीसरा होता है अमाइलेज, चौथा होता है लाइपेज,
ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसका कार्य लिखना है, तो इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये सभी एंजाइम जो हैं, ये 4 एंजाइम जो हैं वो वसा, शर्करा, प्रोटीन के पाचन का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये क्षुद्रांत में पाए जाने वाले अतिरिक्त वसा को उसे छोटे अणुओं में तोड़कर उसका पाचन भी करते हैं। कौन करते हैं? अग्नाशय ग्रंथि में ये जो पाचक एंजाइम होते हैं वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले पाचक एंजाइम जो हैं वो ये सारे कार्य करते हैं। तो ये है पाचक एंजाइम के कार्य। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि पादप में खनिज, लवण और जल का वहन कैसे होता है। समझ रहे हैं ना कि जो पादप होता है उसमें खनिज, लवण और जल का वहन कैसे होता है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। पादप में जल एवं खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम 2 तरह के उत्तक होते हैं। तो जाइलम उत्तक जो है वो खनिज, लवण और जल का वहन करता है पादपों में। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। ठीक है, वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती हैं। एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच की अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है। जो इसमें कोशिका होती है वो एक के ऊपर एक स्थित होती है। ठीक है, और वो भित्ति जो है वो घुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। वाहिनिकाओं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिका आकार और दोनों शीर्ष पर पतली होती हैं। जो इसमें वाहिनिकाएं होती हैं वो लंबी, नलिका आकार और दोनों शीर्ष पर, शीर्ष यानी ऊपर में पतली होती है। ये मुख्य रूप से नग्नबीजी एवं निम्न संवहन पौधों में जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपका आंसर हो गया। आंसर आपको देखने में थोड़ा बड़ा भी लग सकता है, लेकिन जो मैट्रिक बोर्ड का कॉपी होता है वो आपका रेक्टेंगल शेप में होता है, कुछ इस तरह से चौड़ाई में होता है। ठीक है, तो उसमें जब आप इस आंसर को लिखेंगे कुछ इस तरह से आपका कॉपी होगा। ठीक है, आपका जो नॉर्मल आप कॉपी पढ़ते होंगे उसमें ये लंबाई में होता है, लेकिन बोर्ड में कॉपी इस प्रकार से होता है। तो इस तरह के कॉपी में जब आप इतना देखने में जो आपको लॉन्ग लग रहा है, लंबाई में कम से कम ये 10 से 12 लाइन का आंसर है, और इस तरह से आप लिखेंगे तो ये इसमें ज़्यादा वर्ड्स हटेंगे। तो जब ज़्यादा वर्ड्स आप इसमें लिखेंगे तो ये आपका आधा में ही हो जाएगा, यानी जहाँ आपको लंबाई वाले कॉपी में 12 लग रहा है लाइन लिखने में, इसमें आपका 6 लाइन में ही हो जाएगा। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए एग्जाम में तो आपको इतना आंसर लिखना होगा। और ये बहुत क्लियर है आंसर कि खनिज, लवण और जल का वहन कैसे होता है, या फिर आपको हमने जितने भी आंसर क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड वीडियो में बताए हैं, मैथ हो या फिर साइंस हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी, तो ये सारा सटीक आंसर है। और हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ के लिखिएगा तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है। प्रकाशानुवर्तन में किस प्रकार होता है, तो पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ये आपका प्रश्न है। प्रकाशानुवर्तन में होता क्या है? प्रकाशानुवर्तन में होता है कि एक गमले में आप या फिर डब्बे में, मतलब कहने का अर्थ ये है कि पौधा उस साइड में विकसित होता है जिधर से उसको लाइट मिलता है। ठीक है, प्रकाश है तो प्रकाश यानी कि पौधा उसी साइड से ग्रो करेगा जिधर से उसको लाइट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का पौधा का जो अंग है वो प्रकाश की ओर गति करता है। किसमें? प्रकाशानुवर्तन में। तो इसका आंसर क्या होगा वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं।
फ्रेंड्स आंसर है कि पौधे में तना तथा पत्ते, जिसको प्ररोह भी कहते हैं, घनात्मक रूप से प्रकाशानुवर्तित होता है, यानी प्रकाश की ओर तना और पत्ता जाता है। इसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। ठीक है, जो प्ररोह होता है यानी कि तना तथा पत्ता, वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है और ये मुड़ना ऑक्सीन के संश्लेषण तथा उनके एकत्रित होने पर निर्भर करता है। ठीक है, पौधे की वह दिशा या साइड जो छाया में होती है, उधर ऑक्सीन की सांद्रता भी अधिक होती है। पौधे का जो भाग छाया में होता है, यानी कि वहाँ धूप नहीं लग रहा है, तो उधर ऑक्सीन की सांद्रता भी अधिक होती है। और जिस साइड जो पौधा सीधे प्रकाशमान होता है, यानी कि प्रकाश उसकी ओर एकदम आते रहता है, जिधर से प्रकाश उसको मिल रहा है, उस ओर ऑक्सीन की सांद्रता भी कम होती है। इसलिए पौधे के छायादार भाग में वृद्धि अधिक होती है तथा प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो ये आपका छठा नंबर जो प्रश्न था उसका आंसर है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो ये उसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है वो है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। इसमें आपको आंसर कुछ नहीं लिखना है, करना बस आपको इतना है कि मादा जनन तंत्र जो है, फीमेल का जनन तंत्र जो है, उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि नाम के साथ फिगर को दर्शाना है। ठीक है, तो नामांकित चित्र आपको इस आंसर में बनाना है। तो यहाँ पे तो हम आपको नहीं बता रहे हैं, आपके बुक में होगा, अगर नहीं है तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, लेकिन जिस बुक से आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपको ये जरूर होगा। तो फिगर हम आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, यही है वो फिगर, आपको यही फिगर यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इस फिगर को आपको, जो क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, तो यही फिगर आपको नाम के साथ बनाना है। ठीक है, तो ये फिगर आपने देख लिया। अब एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, बायोलॉजी में जितने इम्पोर्टेंट फिगर्स होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, इम्पोर्टेंट फिगर्स जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाके। तो जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है बायोलॉजी के, ठीक है, बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है, जितने भी आपको महत्वपूर्ण चित्र आपको आते हैं बायोलॉजी में, उसका ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर था वो हमने आपको बता दिया, इसमें आपको कोई आंसर नहीं लिखना था, सिर्फ फिगर बनाना था नाम के साथ में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। तो प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। तो उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको लिखना होगा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और H2O यानी कि जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। ये आप लिख देंगे। अगर आप चाहें तो प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्य घटक होते हैं, क्या क्या ज़रूरत होता है उसमें, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें केवल पॉइंट लिखिएगा कि क्लोरोफिल होता है, फिर CO2 इसके लिए आवश्यक होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आप जल लिख सकते हैं और सूर्य का प्रकाश। ये जो 4 घटक होते हैं आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस पार्ट को कट करके यहाँ से यहाँ तक, और आप लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, और जो चारों पदार्थ हमने आपको अभी अभी बताया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब हमारा आगे था क्वेश्चन में इसमें कि इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको आपको रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण, है ना। तो
6CO2, ठीक है। फिर 12H2O, ये संतुलित करके यहाँ पे जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और क्लोरोफिल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक है। तो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों का प्रक्रिया होता है। उसके बाद ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज, ठीक है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही है वो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, संश्लेषण, या फिर आप यहाँ पे लिखिएगा रासायनिक समीकरण। क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है तो इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है हमारा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, ठीक है। ओजोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा ही, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट में ही रखिएगा। वैसे तो इस वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, लेकिन ओजोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, ठीक है। तो ओजोन परत की जो क्षति हो रही है वो हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, ये तो नॉर्मली अगर आप लोगों ने पढ़ा है ओजोन परत के बारे में तो आप अपने से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर भी हम आपको इसका आंसर यहाँ पे बताना है, हमें वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, तो फिर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, इस आंसर को बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर ये वीडियो लॉन्ग जाए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, तो इससे हमें मतलब अगर ओजोन परत की क्षति होती है तो ये चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है तो पराबैंगनी विकिरण जो है ओजोन से जो आती हैं वो पृथ्वी पर ज़्यादा आएंगी और हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालेगा। पहला है कि पराबैंगनी विकिरण प्रभाव से त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है ना, इससे जो स्किन कैंसर है उससे ज़्यादा होता है। दूसरा है कि पौधे में वृद्धि दर कम हो जाएगी, यानी कि पौधे का जो वृद्धि होता है, बढ़ता है पौधा, वो उसका वृद्धि दर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये पौधे तीसरा है कि ये पौधे में पिगमेंटों को नष्ट कर देता है। चौथा है कि ये सूक्ष्म जीव तथा अपघटकों को मारती है, जिससे पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो हानिकारक प्रभाव थे, क्योंकि अगर ये सब प्रभाव होंगे, पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ये सब चीज़ें होंगी, तो हमारा जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी का संतुलन है, वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन परत की क्षति से हमें क्या क्या नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछे कि ओजोन परत की क्षति को कम करने के क्या उपाय हैं, तो वो भी आपको आंसर लिखना होगा और उसका आंसर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर आप लिखिएगा कि ओजोन परत की क्षति को कम करने के उपाय एरोसोल, यहाँ पे ल लिखा हुआ है, एरोसोल जो होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम से कम उपयोग करना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका और एरोसोल का, इसका कम से कम जितना उपयोग होगा तो हमारी ओजोन परत जो है वो नष्ट नहीं होगी। दूसरा है कि संसार में जितने भी नाभिकीय विस्फोट हो रहे हैं उस पर नियंत्रण करना। अगर ये नियंत्रित हो जाता है तो हमारा ओजोन परत का जो लेयर है, ओजोन का जो लेयर है वो भी नष्ट नहीं होगा। तो क्षति कम करने के उपाय ये हैं। अगर आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि वन को बचाना,
ठीक है। वन को ना कटने देना, क्योंकि पेड़ से हमारा जो ऑक्सीजन निकलता है वो भी इसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो और भी जितने अगर आपने पढ़े हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो है ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए ओजोन का जो क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नियंत्रण एवं समन्वय जो आप लोगों का चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। इस क्वेश्चन को आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और ये क्वेश्चन शॉर्ट में ज़्यादातर आता है। तो ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको ये पूछ सकता है। तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग में इसका आंसर नहीं देना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका 2 आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट में है। ठीक है, समझने के लिए ये आंसर आपका क्लियर है, लेकिन अगर आप लिखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में तो वो आपको क्लियर करने के लिए एक और आंसर है। आप वो हम आपको ज़्यादा कहेंगे कि आप वो आंसर लिखेगा, लेकिन समझने के लिए ये आंसर सही है कि अचानक किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क संबंधित नहीं होता है। जो हमारा दिमाग होता है उस अनुक्रिया में जो अचानक कोई उद्दीपन होता है, ठीक है, उसके प्रति जो अनुक्रिया होती है उसमें हमारा मस्तिष्क संबंधित नहीं होता, उस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया में हमारा दिमाग, उससे दिमाग का कोई लेना देना नहीं होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि छींकना का कोई भी लेना देना नहीं है हमारे मस्तिष्क से। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो गया। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और इसमें आप एक चीज़ और भी जोड़ दीजिएगा कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो मेरुरज्जु, जो हमारा मेरुदंड होता है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। मेरुरज्जु इसके द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो ये एक लाइन आपको और जोड़ना होगा। ये एक आंसर हो गया, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो उसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि एक और आंसर जो हम आपको बता रहे हैं वो आप लिखिएगा। वो ज़्यादा क्लियर करता है इस चीज़ को, और बहुत अच्छे सटीक तरीके से वो आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा आंसर है कि संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों को संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक लेकर जाना एवं तुरंत ही उसका प्रत्युत्तर चालक तंत्रिकाओं द्वारा पेशियों या उत्तकों या अंगों में लाकर उसको उत्तेजित करने की क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यह प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो मेरुरज्जु जो है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, मेरुरज्जु तक लेकर जाना, यानी कि मेरुरज्जु ही उसको नियंत्रित कर रहा है। तो इसमें आपको वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे लिख दीजिएगा छींकना, क्योंकि एक उदाहरण देना ज़रूरी होता है, तो आप छींकना इसमें लिख दीजिएगा। तो ये आपका प्रतिवर्ती क्रिया क्या है उसका एक सटीक आंसर है, और हम आपको यही सलाह देंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में यही आंसर आप लिखिएगा। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं ये हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है हमारा कि तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है। ये आपको ये भी कह सकता है कि तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करती है। तो आपको दोनों में एक ही आंसर लिखना है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है। तो दोनों जो क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करती है या तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है, दोनों का आंसर एक ही है। चलिए उसका उत्तर देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपन, आंतरिक संवेदना कहिए या फिर उद्दीपन कहिए। आंतरिक संवेदना क्या है? भूख, प्यास, तृष्णा, रोग इत्यादि, तथा बाह्य संवेदना में या उद्दीपन जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या फिर विद्युतीय।
प्रभाव को ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करती है। तो यही कार्य है तंत्रिका ऊतक का या तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का कार्य या फिर तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करती है, यही इसका आंसर है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट बाय पॉइंट चाहिए, तो वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है, या फिर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। तो आंसर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पारितंत्र में अपमार्जक जो है वो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ठीक है, ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं और फिर वे जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जितने भी जटिल होते हैं, मतलब कठिन कार्बन पदार्थ होते हैं, उसको सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। जो भी जैविक कचरा या पेड़ पौधे के सड़े गले भाग होते हैं, या फिर गाय या भैंस के गोबर होते हैं, सड़े गले जितने फल होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, उन सब का कुछ समय के अंतराल में अपघटन कर देते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र में अपमार्जकों की यही भूमिका है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप ये आंसर लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जो अगला हमारा प्रश्न है वो है कि रक्त क्या है, इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको लॉन्ग में ज़्यादातर आता है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। पहले हमें रक्त क्या है ये पूछा है, तो इसका आंसर होगा कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। देखिए, रक्त का पीएच मान भी हमने यहाँ पे लिखा है। इसका पीएच मान होता है 7.4। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जिसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि रक्त को और किस नाम से जाना जाता है, तो तरल संयोजी ऊतक। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो रक्त क्या है ये हमने समझ लिया। अब इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। रक्त के घटक, रक्त के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कोशिकाएं। ठीक, तो प्लाज्मा क्या है पहले आपको डिफाइन ये करना है, फिर रुधिर कोशिकाएं हैं इसको भी डिफाइन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको इसमें डेफिनेशन के साथ ही आपको लिखना होगा पूरा आंसर। ठीक है, तो ये लॉन्ग में ही जाएगा। चलिए प्लाज्मा किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा जो है वो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा किसे कहते हैं, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। रुधिर आयतन का 55% भाग प्लाज्मा होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जितना रक्त होता है उसके आयतन का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा जो है 55%, यानी कि प्लाज्मा एक तरह से ये 100% हुआ, तो 100% प्लाज्मा में 92% जल होता है, 8% विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ घुलित या निलंबित कोलाइड रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा का डेफिनेशन हो गया। आप प्लाज्मा के बारे में इतना लिखिएगा। ठीक है, अब आता है रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं। इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है कि लाल रुधिर कोशिकाओं को और क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ये आपका इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होता है। ठीक है, जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं
वो हमारे शरीर में जो पूरा ब्लड होता है उसका 99% लाल रुधिर कोशिकाएं होती है। ये आकार में कैसी होती हैं? तो वृत्ताकार, डिस्की रूपी, उभय अवतल एवं केंद्रक रहित होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है लाल रुधिर कोशिकाओं में। ठीक है। रक्त का रंग लाल इसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, मतलब किस वर्णक के कारण रक्त लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये ऑब्जेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में आपको इतना लिखना होगा। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो प्रकार है वो हमने देख लिया, जो इसका सेकंड प्रकार होता है। दूसरा प्रकार इसका क्या है वो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा प्रकार होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको WBC कहते हैं। ठीक है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है। लाल अस्थि मज्जा मतलब कि रेड बोन मैरो। ठीक है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे हो सकता है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को और क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, सबसे पहला बात, इसीलिए इसका रंग श्वेत होता है। हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से इन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं में ये नहीं, केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। इसलिए इसे वास्तविक कोशिकाएं कहते हैं। ये लाल रुधिर कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी, अनियमित एवं परिवर्तनशील आकार की, परंतु संख्या में बहुत कम होती है। देखिए यहाँ पे इसका जो आकार होता है वो लाल रुधिर कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है और अनियमित होता है। इसका कोई आकार, नियमित आकार नहीं है कि ये एक ही आकार में रहेगा, अनियमित आकार का होता है। और परिवर्तनशील आकार की होती हैं, मतलब ये परिवर्तनशील आकार की होती हैं, लेकिन ये संख्या में लाल रुधिर कोशिकाओं से बहुत कम होती हैं। ये कोशिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। देखिए आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, एक है कणिकामय और दूसरा है कणिका विहीन। ठीक है। तो श्वेत रक्त कोशिका के बारे में आपको इतना ही लिखना है। तीसरा जो इसका प्रकार है रुधिर कोशिका का, वो होता है बिंबाणु। बिंबाणु को इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। हिंदी में भी आप इसको प्लेटलेट्स लिख सकते हैं, लेकिन बिंबाणु इसका हिंदी नाम है, तो आप बिंबाणु लिखिएगा। ठीक है। ये बहुत छोटे होते हैं। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होता है उसी में इसका भी निर्माण होता है। रक्त में इनकी संख्या करीब करीब 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है। इनकी आकृति अनियमित होती है तथा केंद्रक का अभाव होता है। इसकी भी आकृति अनियमित होती है, लेकिन इसमें केंद्रक का अभाव होता है, मतलब इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। बिंबाणु रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। बिंबाणु को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। लाल रुधिर कोशिका का भी दिया था कि उसको एक और नाम से जाना जाता है, तो वो भी वहाँ पे दिया है, और इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकता है। और ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि रुधिर को थक्का बनाने में क्या सहायता करती है? तो प्लेटलेट्स। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि अगर किसी का हाथ देखिए या फिर कट जाता है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें प्लेटलेट्स की कमी है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो रक्त क्या है, इसके कितने घटक होते हैं, ये आपने देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में ये क्या बतलाता है। तो जीवाश्म क्या है ये आपको बताना है, और जो जैव विकास प्रक्रम होता है उसके विषय में ये क्या बताता है। जीवाश्म ये क्या बताता है। तो पहले हम जीवाश्म का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। प्राचीन काल में ऐसे कई जीव पृथ्वी पर उपस्थित थे, ठीक है, जो बाद में समाप्त या विलुप्त हो गए। वर्तमान समय में वे नहीं पाए जाते हैं। वैसे अनेक जीवों के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी के चट्टानों पर पाए गए हैं। ठीक है। पत्थरों पर ऐसे जीवों के चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। जो जानवर
या पक्षी जो भी जीव हैं जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर थे लेकिन बाद में समाप्त हो गए या विलुप्त हो गए, लेकिन वर्तमान समय में वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अभी वो यहाँ पर मतलब कि अब वो प्रेजेंट में वो सारे जीव नहीं हैं। तो वो सारे जितने भी जीव थे, अनेक जीव के अवशेष चिन्ह जो उनके चिन्ह हैं वो पृथ्वी के चट्टान पर पाए गए हैं। ठीक है, और पत्थरों पर ऐसे जीवों के चिन्हों को ही जीवाश्म कहा जाता है। जो जीव के चिन्ह पत्थरों पर मिले हैं उसको ही हम जीवाश्म कहते हैं। अब जैव विकास प्रक्रम के विषय में ये क्या बताता है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। ठीक है, कि ऐसी पहला है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई हैं। ठीक है, ये हमें जीवाश्म जैव विकास के बारे में बताता है। दूसरा है कि ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं जो कि एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताता है। यानी पहले जो हमें जो जीवाश्म के रूप में मिले हैं जीव, उनकी एक वर्ग का, ठीक है, जीवों का एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित यानी कि उससे उच्च वर्ग, अब उनसे वो विकसित होकर उच्च वर्ग के बीच की जो कड़ी थी उसके उन दोनों के कड़ी के जीवों का स्वरूप बताता है। उनके बीच की जो कड़ी थी, एक वर्ग के जीव थे और उनसे विकसित हुआ उच्च वर्ग का, तो उन दोनों के बीच की जो कड़ी थी वो जीवों का स्वरूप बताते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम लें तो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, जीवाश्म में कुछ लक्षण सरीसृप के हैं तो अन्य लक्षण पक्षियों के। तो यह जो है आर्कियोप्टेरिक्स ये बताता है कि पक्षी जो है वो सरीसृप से विकसित हुए हैं। ठीक है, इसमें सरीसृप के भी लक्षण थे और पक्षी के भी, लेकिन ये बता रहा था कि पक्षी जो है सरीसृप से विकसित हुए हैं। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा जो यहाँ पे आप जैव विकास के बारे में हमें जीवाश्म जो है जैव विकास प्रक्रम के विषय में बता रहा है। तीसरा, जीवाश्म पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर खुदाई करके निकाले जाते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत लेयर तक खुदाई करके जीवाश्म को निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। यानी कि जो गहराई में जीवाश्म मिले हैं और जो पृथ्वी की सतह के निकट मिले हैं, मतलब पृथ्वी की जो सतह होती है उससे बहुत नज़दीक में पाए गए हैं जीवाश्म, उनकी अपेक्षा वो नए होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जीवाश्म क्या है और जैव विकास प्रक्रम के विषय में ये क्या बताता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स आप लोगों ने बनाए हैं, तो अब जो इन्वायरमेंट है हमारा पर्यावरण जो है अब उसको भी हमें मित्र बनाना है। तो उसका मित्र बनने के लिए आपको कुछ अपनी आदतों में परिवर्तन लाना है। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आजकल हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, उसको बचाने के लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे, अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन लाना होगा, चेंजेस करने होंगे। तो इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे उसको देखते हैं। पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम अपनी आदतों में निम्नलिखित परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, अजैव निम्नकरणीय कचरे और जैव निम्नकरणीय कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालकर। ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा कि पास की दुकानों या जगहों तक पैदल चलकर, आजकल बहुत लोग नज़दीक जाने के लिए भी गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि पेट्रोल खर्च हो गया, बहुत नज़दीक ही जाना था। तो इससे ऐसा करके हम पैदल चलकर हम थोड़ा अपना हेल्थ भी सही रख सकते हैं और पैदल चलकर हम अपना हेल्थ भी सही रख सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और पेट्रोल खर्च भी नहीं होगा, जो क्योंकि पेट्रोल जो खर्च हुआ उससे जो धुआं निकला उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हुआ। तो अगर हम पैदल चल कर जाते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा,
स्वास्थ्य सही रहेगा और हमारा पेट्रोल बचेगा, तो हमारा फ्यूचर में उसका काम होगा। दूसरा है वनों की कटाई पर रोक लगाकर। आजकल वन बहुत कट रहे हैं, लोग अपने घर बनाने के लिए या अन्य कारणों से भी वनों की कटाई बहुत हो रही है, तो उस पर अगर हम रोक लगाते तो हम पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। वृक्षारोपण करके अगर आप पेड़ लगाते हैं तो भविष्य में हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, ट्री होता है, वही हमें ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा हमें, तो हमें हमारा जो आसपास का वातावरण है और पूरे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो सही रहेगा। ठीक है। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के कम इस्तेमाल से, देखिए यहाँ पे पास की दुकानों जगहों तक पैदल चलकर, आखिर वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम पैदल चलते हैं तो हमारा क्या होगा कि पेट्रोल बचेगा, और यही चीज़ दिया है कि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के कम इस्तेमाल से, अगर हम इनका इस्तेमाल कम करते हैं तो हम फ्यूचर के लिए इसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक का कम उपयोग करके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लास्टिक हमारे वायुमंडल को बहुत नुकसान करता है, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं ना है और ये बहुत नुकसान देता है। ये जब मिट्टी के अंदर भी ये दबता नहीं है, और प्लास्टिक जब गलता नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदा उसमें से स्मेल आता है ना। तो स्मेल जो गंदा आता है तो वो बहुत हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इसका जो भी स्मेल निकलता है वो बहुत हमारे वायुमंडल को नुकसान देता है, पर्यावरण को ख़राब करता है। ठीक है। तो ये सारे वो शर्त थे जिनको आप अपना कर अपनी आदतों में इन परिवर्तन को कर पर्यावरण को अपना मित्र बना सकते हैं, है ना। इन शॉर्ट अगर कहें तो वैसा कोई काम हमें नहीं करना है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं, और एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है। पिछले कुछ सालों में ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करके पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखा गया है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर भी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी जो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू।